नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम क्लास 11th का ये चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसी के वॉल्यूम्स को आगे बढ़ाकर ला रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है बायोलॉजी क्लास 11th चैप्टर 20 गमन एवं संचलन का वॉल्यूम 3 PDF नोट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। तो फिर इसमें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको सेंड कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा कशेरुक दंड से क्रम में व्यवस्थित पृष्ठभाग में स्थित जो 26 इकाइयाँ का ये क्या होता है, बना होता है। जो ये पृष्ठभाग होता है वो कितनी इकाइयों का बना होता है? यह 26 इकाइयों का बना होता है। ठीक है, तो ये 26 इकाइयों का बना होता है जिन्हें कशेरुक कहते हैं। ये 26 इकाइयों का बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं? हम कशेरुक कहते हैं। ठीक है, अब जो कशेरुक कहते हैं तो ये याद रखते चलना है कहाँ की अस्थियाँ कितनी होती हैं। तो जो कशेरुक दंड की अस्थियाँ होती हैं वो 26 इकाइयों से बना होता है। ठीक है, ग्रीवा में कितनी अस्थियाँ होती हैं आप इन सभी को लिखते चलें। चलिए यहाँ से लगा लेते हैं। ग्रीवा में कितनी होती हैं? 7 होती हैं। बक्षीय कितनी होती हैं? 12। कटी की कितनी होती हैं? 5। और त्रिक सर्किल में संयोजित 1 होती है और त्रिक होती है वो भी संयोजित 1 होती है। तो आप इनको लिख लें, इनको आप अंडरलाइन कर लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम आपको बताने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट आगे चलेंगे। हमने ये कल भी आपको बताया था। अब आ जाती हैं 7 होती हैं। ठीक है, ये कौन सी होती हैं? हाँ, स्तनधारियों में जो जो लगभग कशेरुकियों की संख्या, ग्रीवा की जो कशेरुकियों की संख्या होती है, ग्रीवा की जो अस्थियां होती हैं वो कितनी होती हैं? स्तनधारियों में ग्रीवा की जो अस्थियां होती हैं वो संख्या में 7 होती हैं। तो स्तनधारियों में जो ग्रीवा की अस्थियां होती हैं वह संख्या में 7 होती हैं। इसको आप याद रखें। स्तनधारियों में जो ग्रीवा की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? संख्या में वो 7 होती हैं। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जो पसलियां हैं, पसलियां कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरु अस्थि के साथ क्या होती है? ये जुड़ी होती है। ठीक है, जो होती है वो किससे जुड़ी होती है? ये पसली जुड़ी होती है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से व अधर पृष्ठ यानी कि जो ऊपर वाला ऐसे जो होता है ये पृष्ठ भाग होता है, और अधर जो होता है ऐसे खड़े में यानी अनुदैर्ध्य होता है उसमें जुड़ी होती हैं, उर्वस्थि के साथ ये जुड़ी होती हैं। तो इसके पृष्ठ सिरे पर दो, इसका जो पृष्ठ सरा होता है उस पर दो क्या होती हैं? संधि योजन सतह होती हैं जिसके कारण इसे इस शिखरस्थ भी कहते हैं। अब प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं वो वास्तविक पसलियां होती हैं। जो प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं वो कैसी होती हैं? वह होती हैं वास्तविक पसलियां। वह कैसी पसलियां होती हैं? वह वास्तविक पसलियां होती हैं। जो प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं वह वास्तविक पसलियां होती हैं। अब पृष्ठ में जो बक्षीय कशेरुकियों और अधर भाग में उर्वस्थि से कछाव उपास्थि की सहायता से जुड़ी होती हैं, ये जुड़ी होती हैं स्टाफ से। अब आ जाता है जो 8वीं और 9वीं और 10वीं जोड़ी जो पसलियां हैं वो उर्वस्थि के साथ सीधे से संधियोजन नहीं होती हैं। ये उर्वस्थि के साथ जो है सीधे से जो है जाकर क्या नहीं होती हैं? ये संधि योजन नहीं होती हैं, बल्कि ये कच्चाव उपास्थि जो होती है के संयोग से 7वीं जो पसली होती है उसे से जुड़ी होती है, जिसे वर्टिकाइट, जिसे
वर्टिकांड्रियल, जिसे वर्टिकांड्रियल अस्थि कहते हैं, ठीक है, कूट पसलियां कहते हैं, या वर्टिकांड्रियल पसलियां या फिर उसे कूट पसलियां उसे कहते हैं। देखो पसलियों की अंतिम दो जोड़ी यानी जो 11वीं और 12वीं पसलियां होती हैं, अब कौन सी वाली, 11वीं और 12वीं जो भी पसलियां होती हैं, 11वीं और 12वीं पसलियां अधर में जुड़ी नहीं होती, इसलिए उन्हें प्लावी या फिर कूट पसली कहते हैं। ये किससे नहीं जुड़ी होती, अधर में जुड़ी नहीं होती हैं, 12वीं और 11वीं, इसको याद रखिए, ये अधर में जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए इसे कशेरुक क्या होती है, प्लावी पसलियां कहते हैं, और अस्थि से मिलकर ये पंजर की संरचना में सहायक होती हैं, ठीक है, वो अलग बात है। अब हमको इसमें ये भी और देखना है कि जो पादों की अस्थियां अपनी जो मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती हैं, वे प्रत्येक पाद में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, जो प्रत्येक पाद होता है उसमें 30 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। अब अग्र पाद में भुजा की जो अस्थियां होती हैं वो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, कलाई की अस्थियां संख्या में 8 होती हैं। कलाई जो होती है, कलाई जो होती है यहाँ पर उसकी क्या होती है, संख्या में 8 अस्थियां होती हैं। कलाई की संख्या में जो अस्थियां होती हैं वो संख्या में कितनी होती हैं, 8 होती हैं। और मेटाकार्पस यानी हथेली, जो हाथ के बाद जो हथेली होती है, इस हथेली की जो अस्थियां होती हैं वह कितनी होती हैं, हथेली की अस्थियां होती हैं वो होती हैं संख्या में 5। हथेली की जो अस्थियां होती हैं वह कितनी होती हैं, संख्या में 5 होती हैं हथेली की अस्थियां। इसको याद रखिए आप, हथेली की जो अस्थियां होती हैं वो संख्या में कितनी होती हैं, 5 होती हैं। और जो फैलेजेज अंग, जो फैलेजेज होती हैं, जो जिसे हम बोलते हैं फैलेजेज यानी अंगुलियों की अस्थियां, जैसे संख्या में 14 होती हैं, ये क्या होती हैं, अंगुलियों की अस्थियां होती हैं, संख्या में 14 होती हैं, यानी फैलेजेज बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फीमर, एक ही होती है और वो अस्थि सबसे लंबी अस्थि से बोलते हैं, वो कौन सी होती है, फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है, इसको याद रखें। और जो टखानो यानी कि अब आती हैं टीबिया और फिबुआ और टार्सल, टखानों की स्थितियां होती हैं, ये संख्या में 7 होती हैं। मेटाटार्सल जो होती हैं संख्या में 5 होती हैं। और अंगुलियां अस्थियां यानी फैलेजेज जो कप के आकार की एक अस्थि जिसे हम पटेला कहते हैं, यह घुटने की अधर की ओर ढकती है, जिसे घुटना फलक कहते हैं, जिसे पटेला कहते हैं। वह घुटनों की अस्थि होती है जिसे पटेला कहती हैं, डिबिया के आकार की होती है। आगे चलते हैं, तो अब हमें देखना है यहां पर क्या देखना है, अब हमें यहां पर देखना है कि संधि या जोड़, संधि और उसके जोड़ कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें अब देखना है। तो संधि या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं, चलन गति और इसका अपवाद नहीं है। जो जोड़ अस्थियां अथवा उपस्थियां एवं उसकी उपास्थियों के बीच संधि स्थल होती हैं, जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशीय जनित बल का उपयोग किया जाता है। यहाँ जोड़ आलंबन का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भर के कारण बदलती रहती है। जोड़ों में मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है। अब इन्हें 3 संरचनात्मक रूपों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि रेखीय पहला होता है, उसे बोलते हैं रेखीय। फिर होता है उपास्थि युक्त, जिसमें उपास्थि होती है। फिर होता है साइनोबियल, यानी इसमें स्त्राव होता है, उसमें किसी चीज का क्या होता है, स्त्राव होता है, उसे साइनोबियल बोलते हैं, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। अब चलिए अब देखते हैं एक एक कर। सबसे पहले आता है रेखीय जोड़ कौन कौन से होती हैं, रेखीय जोड़। रेखीय जोड़ कौन कौन सी होती हैं उसको देखना है। देखो किसी प्रकार की गति नहीं होती है, रेखीय जोड़ जो होता है उसमें किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती। रेखीय जोड़ में किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की जो चपटी अस्थियां, जिसे हम घने रेखीय संयोजी ऊतक की सहायता से सीवन के रूप में कपाल बनाने में संयोजित होती हैं। यानी जो भी कपाल की जो भी अस्थियां होती हैं, हमारे कपाल की जो भी अस्थियां होती हैं वो सभी रेखीय जो होती हैं अस्थियां होती हैं। कपाल यानी मस्तिष्क की, कपाल यानी ये खोपड़े के अंदर जो मस्तिष्क है उसकी सारी की सारी जो अस्थियां होती हैं वो कैसी होती हैं, रेखीय जोड़ द्वारा जुड़ी होती हैं वह अस्थियां, ठीक है। अब आ जाती हैं उपास्थि युक्त जोड़ कहां पाए जाते हैं, जिसमें उपास्थि हो ऐसे जोड़ कहां पाए जाते हैं। तो उपास्थि युक्त जोड़ कहां पाए जाते हैं, तो अस्थियां आपस में उपास्थियां द्वारा जुड़ी होती हैं। जो अस्थियां होती हैं वह आपस में
उपास्थियों द्वारा क्या होती हैं, वह आपस में जुड़ी होती हैं। अस्थियां, सभी प्रकार की अस्थियां हैं, वे आपस में उपास्थियों के द्वारा जुड़ी होती हैं। अब आता है कशेरुक दंड में दो निकटवर्ती कशेरुकियों के बीच इसी प्रकार के जोड़ होते हैं जो सीमित होने की मतलब ये गति को सीमित कर देती हैं, उसमें सीमित गति होती है, वह होती हैं उपास्थि युक्त जोड़। अब आती हैं साइनोवियल जोड़। कौन से होती हैं भाई? साइनोवियल जोड़ में साइनोवियल जोड़, तो साइनोवियल जोड़ों की जो विशेषता, दो अस्थियों के संधि योजन सतहों के बीच तरल से भरी साइनोवियल गुहा उपस्थित होती है। तो साइनोवियल अस्थियों में ही होती है साइनोवियल गुहा, जिसमें कुछ सी चीजें से द्रव भरा होता है, उसका स्त्राव होता है, वो साइनोवियल गुहा होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की ओर। तो आगे की ओर क्या आएगा, इस तरह की जो व्यवस्थाओं में पर्याप्त गति संभव है, ये तोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। कंदुक खल्ली का संधि, ये साइनोवियल संधि है। कंदुक खल्ली का संधि साइनोवियल संधि है। ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच की संधि होती है, उसे कंदुक खल्ली का संधि कहते हैं। इसको आप नोटबुक में लिख लीजिए। मतलब कंदुक खल्ली का संधि जो होती है, ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच की संधि को हम क्या बोलते हैं? कंदुक खल्ली का संधि बोलते हैं। कब्जा संधि कहाँ होती है? जो घुटनों की संधियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कब्जा संधि। घुटनों की संधियों को क्या बोलते हैं? घुटनों की संधियों को हम कब्जा संधि बोलेंगे। घुटनों की जो संधियां होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? कब्जा संधि उन्हें को बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं धुराग्र संधि। धुराग्र संधि जो होती है पाइवट जो धुराग्र संधि होती है वो पाइवट और संधि जो एटलस, पाइवट संधि होती है और एटलस के अक्ष के बीच होती है धुराग्र संधि। पाइवट और एटलस के जो बीच की संधि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? धुराग्र संधि बोलते हैं। अब देखना है हमें विसर्पी संधि कहाँ होती है। जो ग्लाइडिंग संधि और कार्पस के बीच की संधि होती है उसे हम विसर्पी संधि कहते हैं। अब आता है सैंडल जोड़ कहाँ होती हैं। जो अंगूठों के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच की जो संधियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैंडल जोड़ बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ वही उदाहरण हो गए। अब हमें आगे देखना है कि पेशियों और कंकाल तंत्र के, अब हम देखेंगे कुछ विकार। पेशियों और कंकाल तंत्र के कुछ विकार देखेंगे। तो सबसे पहला विकार इसमें हैगा माइस्थेनिया ग्रेविस जो हैगा, ग्रेविस माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या होता है माइस्थेनिया ग्रेविस? देखो ये स्व प्रतिरक्षा विकार होता है। कैसा होता है ये? एक स्व प्रतिरक्षा विकार होता है, ऑटो इम्यूनिटी विकार होता है, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज होता है, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज होता है। ये एक स्व प्रतिरक्षा विकार होता है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। जो तंत्रिका तंत्र की पेशियां होती हैं उनको ये प्रभावित करता है। इससे जो है कमजोर और कंकालीय जो पेशियों में पक्षाघात होता है। जो कंकाल की जो भी पेशियां होती हैं उनका पक्षाघात यानी उनकी संख्या में कमी, उनको ये हानि पहुंचाता है, उनको ये नष्ट कर देता है। ये रोग माइस्थेनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यूनिटी यानी स्व प्रतिरक्षा विकार यानी ऑटो इम्यूनिटी डिसीज हैगा। इसको आप समझ के रखिए। अब आ जाता है पेशीय दुराग्र। क्या आ जाता है? पेशीय दुशोषण। अच्छा सॉरी, अब हम देखते हैं पेशीय दुष्पोषण। पेशीय दुष्पोषण, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी जो होती है, मस्क्यूलेट डिस्ट्रॉफी, जिस रोग को आप याद रखिए ये किसी भी नाम से आ सकता है। पेशीय दुशोषण के नाम से तो आएगा ही, लेकिन ये मस्क्यूलेट डिस्ट्रॉफी भी इसी रोग का नाम है, जो अंग्रेजी वर्ड है। मस्क्यूलेट डिस्ट्रॉफी पेशीय दुशोषण को कहते हैं। मस्क्यूलेट डिस्ट्रॉफी विकारों के कारण जो है कंकाल पेशियों में अनुक्रमिक अपहासन होता है। जो कंकालीय पेशियां होती हैं उनका अपहासन यानी उनको हानि होती है, उनको नष्ट हो जाती हैं वो इस रोग के कारण, पेशीय दुशोषण के कारण, मस्क्यूलेट डिस्ट्रॉफी के कारण। अब आता है अपतानी का। अपतानी का क्या आएगा? शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से जो तीव्र पेशीय ऐठन होता है, तीव्र पेशियों में जो ऐठन होती हैं वो किससे? कैल्शियम आयनों की कमी से शरीर में तीव्र पेशीय जो ऐठन होती है उसे हम अपतानिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपतानिका। जो शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी होगी, जिसके कारण से, आयनों की कमी के कारण से जो पेशियों में तीव्र ऐठन हो जाएगी,
तीव्र ऐंठन होती है पेशियों में, उसको हम बोलेंगे अपतानिका। अब आता है संधिशोथ। अर्थरिस्ट से हम बोलते हैं, अर्थरिस्ट से हम बोलते हैं जोड़ों का शोध होता है, ये जोड़ों में सूजन आ जाना, इसे हम संधिशोथ बोलते हैं। इससे के कारण जोड़ जो होते हैं हाथ के, पैर के, इन जोड़ों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसे हम अर्थराइट्स बोलते हैं। अब आता है अस्थि सुषुरता। अस्थि सुषुरता क्या होती है, यह उम्र संभावित विकार है, उम्र के बढ़ने के साथ ही विकार होता है, जिसमें अस्थियों के जो पदार्थों में कमी से अस्थियां भंग या फिर प्रबल भंग होने की प्रबल क्या होती है, इसमें संभावना होती है, अस्थियों के प्रबल भंग होने की संभावना होती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी आना इसका सामान्य कारक है, मतलब एस्ट्रोजन के स्तर में जब भी कमी आती है, यानी ये वृद्धावस्था में होता है, अस्थीय सुषुरता रोग हो जाता है एस्ट्रोजन की कमी के कारण। अब आ जाती हैं गाउट पर। गाउट क्या हैगा, जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों को जमा होने के कारण ये संधिशोथ हो जाता है, यानी जोड़ों में जब यूरिक अम्ल, जो यूरिक अम्ल जब जोड़ों में जाकर जम जाता है, तब उसके कारण रोग होता है, उसे हम कहते हैं गाउट रोग। कौन सा रोग होता है, जोड़ों में जमने के कारण रोग हो जाता है गाउट रोग। उस रोग के कारण जो जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमा हो जाता है, जिसे से वहां पर उठने बैठने में दर्द होता है, ये होते हैं, सूजन आ जाती है उसमें। चलो ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हुआ कंप्लीट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।